अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, आपकी सेहत भी अच्छी होगी, बल्कि आपकी और आपके साथ साथ जो आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, बड़े ही खूबसूरत रिश्ते होते हैं, उनका भी ख्याल रखना चाहिए हमें। क्योंकि कहते हैं जनाब कि ज़िंदगी ना जहद मुसलसल का नाम है। इसमें हर मोड़ पर एक अलग इम्तिहान और हर कदम पर ना एक नई आजमाइश आती है। ज़िंदगी का हर एक फ़ैसला हमसे तकाज़ा करता है कि हम वो फ़ैसले लेने से पहले एक बार मुकम्मल इत्मीनान के साथ तसल्ली कर लें कि उस फ़ैसले के कितने फ़ायदे और कितने नुकसानात हो सकते हैं। बचपन में हम सारे ही ख्वाब देखा करते थे कि बड़े होकर हम फ़लाँ चीज़ बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे, और वो हासिल भी करेंगे। मगर जैसे जैसे हम बड़े होते गए हैं ना, तो पता चला है कि अपने करियर को सिक्योर बनाना भी एक बहुत ही मुश्किल तरीन काम है, जिसके लिए एक एक कदम फूंक फूंक कर हमें रखना पड़ता है, देखना पड़ता है। और करियर का फ़ैसला करने से पहले हमें ना ये भी समझना चाहिए कि जो फ़ैसला है ये आइंदा की पूरी ज़िंदगी का कह लें कि उसके ऊपर इम्पैक्ट डाल सकता है। ये फ़ैसला हमारे पूरे मुस्तक़बिल को बयान करता है। जब ज़िंदगी में करियर का फ़ैसला करने लगें तो ये बात ज़हन में ज़रूर रखें कि हमें किसी की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए। हमने कोई काम इसलिए नहीं करना कि उस काम से हमारे जो चाहने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, हमें अच्छा और हमें काबिल समझेंगे, बल्कि हमें उनसे बुलंद उठकर ये सोचना चाहिए कि ये फ़ैसला इंसानियत के लिए कितना किरदार अदा कर सकता है अपना। क्या करियर में जो मैं करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ वो मेरे करने का काम है भी कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने ये फ़ैसला किसी ख़ास शख्स या किसी ख़ास अंसर के ज़ेरे असर कर लिया हो। तो याद रखने कि जनाब आप अपने रिश्तेदारों, अपने अज़ीज़ व अकारिब, अपने दोस्तों को 1000 तरीके से खुश रख सकते हैं, मगर उनकी खुशी को अपने करियर पर असरअंदाज होने देना अक्लमंदाना अमल नहीं है। और कोई रिश्ता या कोई भी ताल्लुक़ कितना ही अज़ीज़ हो, हमें उसको अपने करियर पर असरअंदाज होने नहीं देना चाहिए। उसी के साथ साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें मुनासिब कह लें कि ज़राए चाहिए होते हैं जिससे हमें दौलत आती हो, मतलब इनकम के ज़राए चाहिए होते हैं। उस चीज़ का भी ख़याल रखें कि आप जिस फील्ड में जा रहे हैं वो मुस्तक़बिल में क्या अच्छी नौकरी आपको दे सकती है, या आपका जो इनकम स्केल है क्या वो बढ़ सकता है। उसके साथ साथ ये भी लाजमी सोचें कि उस ख़ास फील्ड में तरक्की के इम्कानात कितने हैं। यानी कि आपने ख़ुद से ये सवाल करना है कि आया आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, और फिर उसके लिए आपने पूरी कोशिश करनी है, पूरी अपनी मेहनत करनी है, उसके ऊपर काम करना है, और उसके ज़रिए से जिस सतह मुमकिन हो पाए अपनी पहचान बनानी हो। तो ये चीज़ें भी हमें ज़िंदगी में सोचनी चाहिए अगर हमने आगे बढ़ना है। तो जनाब ये था आज का हमारा पैगाम। अभी हम आगे बढ़ते हैं। और जनाब महंगाई के हवाले से बात कर ली जाए तो महंगाई की चक्की में पिसे आवाम को एक और झटका देने की तैयारी कर ली गई है, और बिजली सारिफीन पर 1 अरब 68 करोड़ रुपए का बोझ भी डालने का फ़ैसला किया गया है। और सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने ये माली ज़रूरियात की दरख्वास्त जो है वो नेपरा में ऑलरेडी जमा करा दी है, और बताया जा रहा है कि सार्फिन से फ़ी यूनिट 1 रुपया 59 पैसे वसूल करने की दरख्वास्त है। और दरख्वास्त में मुलाजमीन के कर्ज़ हैं, नई भर्तियाँ हैं और लीगल चार्जेस भी शामिल किए गए हैं। तो तैयारी तो कर ली गई है कि जनाब अवाम के ऊपर, सार्फिन के ऊपर जो है ना वो एक और बम गिराया जाएगा, और उनको जो है ना एक और चक्की के जो कह लें कि महंगाई की चक्की में उन्हें एक दफ़ा मज़ीद पीसा जाएगा। इसके साथ साथ ये तो बिजली की बात है, इसके साथ साथ एलपीजी माफिया भी बेलगाम होता जा रहा है। ओगरा की जो मुकर्ररा रेट्स होते हैं एलपीजी के, उसके बिल्कुल बरक्स जो है ना वो मार्केट में उसकी फ़रोख्त जारी है। तो मुख्तलिफ़ इलाकों में एलपीजी बताया जा रहा है कि 280 से 300 रुपये किलो तक
फ़रोख्त हो रही है। और ओगरा की जानिब से जनवरी के लिए जो फ़ी किलो रेट थे LPG के वो 250 रुपये 48 पैसे मुकर्रर किए गए थे। तो इस पर बात कर लेते हैं। इन दोनों स्टोरीज़ के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ फ़हद अमीन टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद डिटेल्स ले लेते हैं इसके ऊपर। फ़हद, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। फ़हद, ये बताइएगा सबसे पहले तो ये जो आवाम को एक और झटका देने की तैयारी की गई है, बिजली सार्फिन पर 1 अरब 68 करोड़ रुपए का बोझ डालने का फैसला किया गया है, इसकी डिटेल्स दीजिएगा हमें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी आपका। तो सूरत हाल ये है कि बिजली की कीमतों में जो है वो मुसलसल इजाफा ही आप देखते जा रहे हैं। ये CPPA जो बिजली की खरीदारी करने वाली जो कंपनी है CPPA, सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी, उसने जो है वो एक दरख्वास्त जो है वो जमा करवाई है, जिसमें ये मामला है कि महंगाई की चक्की में पिसी हुई आवाम को एक और दफा जो है वो झटका दिया जा रहा है। बिजली सार्फिन पर अब 1 अरब 68 करोड़ रुपए का बोझ डालने की जो है वो तैयारी की जा रही है। माली जरूरियात की दरख्वास्त जो है वो ये नेपरा में CPPA की जानिब से जो है जमा करवाई गई है। सार्फिन से फी यूनिट 1 रुपया 59 पैसे जो है वो बिजली पर मजीद वसूल किया जाएगा, यानी कि बिजली की कीमतों में 1 रुपये 59 पैसे जो है वो इजाफा किया जाएगा। अच्छा। इस हवाले से CPPA की जानिब से दरख्वास्त जो है वो नेपरा अथॉरिटी को दी गई है कि उनके मुलाजमीन के कर्ज, नई भर्तियां और लीगल चार्जेस भी जो है वो इस CPPA को अदा करने पड़ रहे हैं, और जितने भी अखराजात हैं ये तमाम के तमाम जो है वो बिजली सार्फिन से ही वसूल किए जाए। और नेपरा जो है वो 29 जनवरी को जो है वो इस दरख्वास्त पर समाअत करेगी। समाअत करने के बाद जो है वो उसका फैसला किया जाएगा, और फैसला जो हतमी फैसला है वो हुकूमत की जानिब से किया जाएगा। अच्छा। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद ही जो है वो इस दरख्वास्त पर फैसला जो है वो नहीं, तो एक्सपेक्टेशंस क्या है फ़हद साहब के? क्या ये हुकूमत के हक में यहाँ पर जो है हमारे हक में आएगा, या हुकूमत के हक में या इदारों के हक में आएगा? देखिए जी, नॉर्मली तो यही होता है कि जब हुकूमत किसी चीज का फैसला करती है तो फिर उसका फैसला हुकूमत के हक में ही जाता है। सही। तो ये हुकूमती इदारा है। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि जो 1 रुपया 59 पैसे वसूल करने की दरख्वास्त की गई है वो आगे जो है वो नेपरा अथॉरिटी, वैसे नॉर्मली नेपरा अथॉरिटी जो है वो दरख्वास्त मंजूर कर लेती है और इस पर हतमी फैसला यही होता है जी कर दिया जाए। अच्छा। अब ये है मामला कि अगर फर्ज करें कि वो थोड़ा सा आवाम को रिलीफ देने की कोशिश करेंगे भी, तो वो इतना ही करेंगे कि 1 रुपये 59 पैसे जो है वो ये दरख्वास्त है इजाफे की, 1 रुपये 50 पैसे इजाफा कर देते हैं। अच्छा। बस इसी तरह के मामला जो है वो अरसा दराज से चलते आ रहे हैं। LPG माफिया भी दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वो भी बेलगाम है। ओगरा के जो मुकर्रर करदा रेट्स हैं उनके बिल्कुल ही बरखिलाफ जो है ना वो फ़रोख्त की जा रही है लाहौर शहर में। तो इस हवाले से इंतज़ामिया क्या कर रही है? कोई कार्रवाइयाँ की जा रही हैं इन लोगों के खिलाफ के नहीं? देखिए, मसला तो ये है कि इंतजामिया कुछ कर ही नहीं रही। इंतजामिया कुछ करे तो फिर मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाए। इस वक्त अगर बात की जाए तो माह जनवरी के लिए ओगरा की जानिब से जो LPG का वो जो रेट मुकर्रर किया गया है वो 250 रुपये 48 पैसे फी किलो मुकर्रर किया गया है। मगर इस वक्त पूरे जो है वो लाहौर में तो क्या पूरे पंजाब में आपको 200 जो है वो 50 रुपये 48 पैसे में LPG दस्तयाब नहीं हो सकती, क्योंकि मिल सही कहीं से। हर दुकानदार जो है वो अपनी मर्जी की कीमत से LPG फरोख्त कर रहा है। कोई 280 रुपए कर रहा है, तो 300, कोई 310, कोई 320 रुपए। अगर कुछ इलाकों में चले जाएं, डिफेंस और ये जो जिन इलाकों में ज्यादा निजी हाउसिंग सोसाइटीज हैं जी जी, उनकी तरफ चले जाएं, तो वहां पर जो है वो 300 से 320 रुपए फी किलो तक LPG फरोख्त की जा रही है। अच्छा। LPG एक वाहद फ्यूल है जिसकी कीमत आज तक जो है वो मुकर्रर की ही नहीं गई, यानी कि इसको लीगलाइज ही नहीं किया गया, और इसके बावजूद ये फरोख्त हो रही है। और शहर में इस वक्त हर चौक चौराहे में इसकी 2-2, 3-3 दुकानें हैं। मगर इसके बावजूद हुकूमत की जानिब से, ओगरा की जानिब से इसको जो है वो इस कारोबार को लीगलाइज नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से जो माफिया है वो हर दफा आवाम को लूटता है, लूटने के बाद जो है वो गायब हो जाता है।
उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। एक तरफ जो है वो बिजली की कीमतें बढ़ाई जा रही है, दूसरी तरफ जो एलपीजी माफिया है वो बेलगाम होता जा रहा है, वो भी आवाम को जो है निचोड़ता जा रहा है। अपने उन्होंने कीमतें रखी हुई हैं, एक दुकान पे आप जाएंगे आपको कोई और कीमत मिलेगी, दूसरी दुकान पे आप जाएंगे आपको कोई और कीमत मिलेगी। तो इस हवाले से इंतज़ामिया को जो अपनी रिट कायम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे साथ फ़हद अमीन मौजूद थे और हमें अपडेट कर रहे थे इन दोनों स्टोरीज़ के हवाले से। फ़हद, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं चले जनाब। इससे तो कहीं ना कहीं दिल बुरा होता है कि जनाब हमारे शहर लाहौर में क्या हो रहा है, या हमारी हुकूमत क्या कर रही है, आवाम के लिए कुछ रिलीफ पहुंचाया जा रहा है कि नहीं पहुंचाया जा रहा। अब मेरे पास एक अच्छी खबर भी है आप लोगों के लिए, आपने घबराना नहीं है। अच्छी खबर ये है कि हम पिछले दिनों से, बल्कि पिछले कई सालों से बात करते आ रहे हैं कि जनाब इलेक्ट्रिक बसेस का हम सुन रहे हैं, बट उसके ऊपर काम नहीं किया जा रहा है, या फिर वो हमें शहर लाहौर में नज़र नहीं आ रही हैं। तो अब आप लोग खुश हो जाएं क्योंकि शहर लाहौर में इलेक्ट्रिक बसेस चलाने का जो मंसूबा बनाया गया था वो पाया तकमील तक पहुंचने वाला है। बिकॉज़ जो 27 इलेक्ट्रिक बसेस हैं वो पहले महले के तहत जो है ना वो लाहौर पहुंच चुकी हैं, और गुज़श्ता रोज़ ग्रीन टाउन बस डिपो में 21 बसेस कराची से पहुंची हैं। तो बात कर लेते हैं इसके ऊपर, और कि आपको ये भी बताएं कि ग्रीन टाउन बस डिपो में मज़ीद 6 इलेक्ट्रिक बसेस भी पहुंच गई हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको मज़ीद बताऊं तो इलेक्ट्रिक बसेस में सामान की जो तनसीब है उसके लिए ग्रीन टाउन बस डिपो चाइनीज़ इंजीनियर्स के हवाले कर दिया गया है। ऑब्वियसली ये चाइना से जितनी भी बसेस हैं ये कराची आई हैं, फिर वहाँ से इनको लाहौर पहुँचाया गया है, और अब ये ग्रीन टाउन बस डिपो में वहाँ पर मौजूद हैं। वहाँ पे जितनी भी इसके केले के पार्ट्स हैं या बाकी जो चीज़ें हैं उनको उन सामान को जो है वहाँ पर पहुंचा दिया गया, और चाइनीज़ इंजीनियर्स वहाँ पर होंगे और उनकी केले के अंडर सारी चीज़ों को इंस्टॉल किया जाएगा। तो इस खुशखबरी के ऊपर मज़ीद बात कर लेते हैं, मज़ीद डिटेल्स ले लेते हैं, कब तक ये काम जो है ये मुकम्मल हो जाएगा और कब ये जो सड़क पे हमें इलेक्ट्रिक बसेस है ये चलती हुई नज़र आएंगी। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ज़ैनुल आबिदीन मौजूद हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, उनसे बात करते हैं। ज़ैन, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। जैन, जिसके ऊपर हम इतने अरसे से बात कर रहे थे, तो वो खुशखबरी आज हमें मिल ही गई है हुकूमत की जानिब से कि अब जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं वो हमें शहर लाहौर की सड़कों पर नज़र आएंगी चलती हुई। तो मुझे बताइएगा इसकी डिटेल्स। शुक्रिया मुनीबा, बिल्कुल आपने सजा फरमाया। गुज़श्ता 2 से 2.5 सालों से इस नंबर की बात सुनी जा रही थी कि इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं, माहौल दोस्त बसें आ रही हैं। ये जो लाहौर की सड़कों पर चलती हुई धुआं छोड़ती हुई गाड़ियां हैं, इनसे छुटकारा मिलने वाला है। लेकिन कई साल लाहौर के वासियों ने इस चीज का इंतजार किया कि कब वो आएगा शाहकार। तो अब लाहौर के वासियों के लिए ये अच्छी खबर है कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम गुज़श्ता 6 वर्षों से गैर फाल था, अब जहाँ वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम फाल होने जा रहा है वहीं पर ये जो इलेक्ट्रिक बसें हैं, माहौल दोस्त बसें हैं, ये भी लाहौर में पहली मर्तबा, बल्कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा लाहौर की सड़कों पर चलती हुई नजर आएंगी। तो अगर ये कहा जाए कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके, तो गलत ना होगा। अब मुनीबा, इसकी तफसीलात कुछ यूँ है कि पहले मरहले में 27 जो इलेक्ट्रिक बसें हैं वो चाइना से बरामद की गई हैं। अभी 3 रोज कबल ये बसें पहले चाइना से कराची पहुंची और अब कराची से ये बसें लाहौर पहुंच चुकी हैं। पहले मरहले में 21 इलेक्ट्रिक बसें ग्रीन टाउन बस डिपो में पहुंचा दी गई, और उसके बाद गुज़श्ता रोज बाकी मानदा जो 6 बसें हैं उनको भी ग्रीन टाउन बस डिपो में पहुंचा दिया गया है। तो इस वक्त पहले मरहले की जो 27 बसें मंगवाने का एक प्लान था, अब वो मुकम्मल तौर पर उस पर अमल दरामद हो चुका है, और ये बसें इस वक्त ग्रीन टाउन में जो बस डिपो है वहाँ पर मौजूद है। अब ग्रीन टाउन बस डिपो को इस वक्त चाइनीज जो इंजीनियर्स हैं उनके हवाले कर दिया गया है। उसकी वजह यह है कि ये जो बसें लाई है इसमें अभी बहुत सा इक्विपमेंट है जो कि इंस्टॉल होने वाला है। जैसे कि इसको किसी भी टर्मिनल के साथ कनेक्ट करने के लिए जहाँ पर इलेक्ट्रिक बसों को चार्ज किया जाएगा, उसका इक्विपमेंट नस्ब होने वाला है। इसी तरह कुछ इसके साइड मिरर्स हैं, और बस के अंदर कुछ साजो सामान है, उसको भी इस वक्त इंस्टॉल किया जा रहा है, और ये जिम्मेदारी चाइनीज इंजीनियर को तस्वीर की गई है। चाइनीज इंजीनियर इस वक्त जितना ये ग्रीन टाउन बस टर्मिनल
टर्मिनल पर काम कर रहे हैं, बस डिपो में काम कर रहे हैं। तो इन चाइनीज इंजीनियर्स की सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए इस ग्रीन टाउन बस डिपो में गैर मुतल्लका अफराद का भी दाखिला बंद कर दिया गया है। उनको भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही, सिर्फ सिक्योरिटी हुकाम है और चाइनीज इंजीनियर्स हैं जो कि वहाँ पर काम कर रहे हैं। अब आपका प्रोग्राम देखने और सुनने वालों को इस चीज की ज्यादा जल्दी होगी कि लाहौर की सड़कों पर ये बसें नजर कब आएगी, बिल्कुल। तो बेसिकली ये जानना चाहते हैं। तो अभी जराए ये बता रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ 15 फरवरी को ये जो इलेक्ट्रिक बसें हैं इसका बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर देंगी। एक इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया जाएगा महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब और मास ट्रांजिट अथॉरिटी के ज़ेरे इंतजाम, और वहाँ पर वज़ीर आला पंजाब की तरफ से इस अमर का ऐलान कर दिया जाएगा। अभी इस वक्त इसकी प्लानिंग की जा रही है कि लाहौर के किन रूट्स हैं जिन पर ये इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाए। आपके और आपके सुनने वालों के इल्म में ये बात जरूर है कि 2017 में लाहौर के जो 41 रूट थे उनको गैर फाल कर दिया गया था। उससे कबल ये लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी ने रूट फाल कर रखे थे, लेकिन जैसे ही पंजाब में इक़्तिदार की तब्दीली हुई, ऐवान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, तो उन्होंने आकर लाहौर का जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है उसको बंद कर दिया और 41 रूट्स को गैर फाल कर दिया। और उसके बाद ये अब 2025 है, ये तकरीबन 6 से 7 साल का अर्सा बनता है। लाहौर के वासियों के पास किसी भी तरह का कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट मौजूद नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही है। चले जी, ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद है। ज़ैन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने हमें इन डिटेल में इसके मुतालिक बात बताई है और डिटेल्स बताई हैं। जनाब, लाहौरियों के लिए ख़ास तौर पर यह खुशखबरी है कि लाहौर में अब इको फ्रेंडली बसेस, जिसके बारे में हम सुन रहे थे अरसा दराज से, अब वो चलने वाली है। सड़कों पर मुख्तलिफ चीज़ें हैं, अभी उनको उन्होंने मेंटेन करना है। बसेस का जो इफ्तिताह है वो बताया जा रहा है कि 15 फरवरी को, अगले महीने की 15 को होगा। तो अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए और हम भी यही उम्मीद रखते हैं। जब मज़ीद इसके ऊपर डिटेल्स आएंगी वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और जनाब, ये ना एक हमने सेगमेंट शुरू किया हुआ है हफ्तावार, अब इसको सेगमेंट कह सकते हैं, कि जिसमें हमने लाहौर की तारीख़ी इमारतों पे बात करनी होती है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी हमारी आंख से ओझल है, जिनको हमें देखना चाहिए, अपनी तारीख़ को पढ़ना चाहिए और जाके उनको कह ले के एक नज़र उनके ऊपर डालनी चाहिए। तो आज भी एक बहुत ही कह ले के मुनफरिद और दिलचस्प सेगमेंट हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। और वैसे भी कहा जाता है बेशक अच्छे मकसद की खातिर ना अपनी जान कुर्बान करने वाले तारीख़ के पन्नों में हमेशा के लिए महफूज हो जाते हैं और उन्हें याद भी किया जाता है। और तारीख़ के एक ऐसे ही किरदार भगत सिंह की याद में पूंछ हाउस में एक गैलरी कायम की गई है और भगत सिंह की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं को अहाता करती हुई गैलरी का अहवाल हमने जानना है और इसके मज़ीद जो पहलुओं हैं उनके ऊपर कह ले के रोशनी डालनी है और ये कब बनी और मज़ीद इसके ऊपर काम चल रहा है, किस तरह हम उधर जाके उससे अफादा कह ले के मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इस पर बात कर लेते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सुहेल कैसर साहब नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सुहेल साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। हम पिछले हफ्ते बता के गए थे अपनी ऑडियंस को कि अगला जो सेगमेंट आने वाला है अगले हफ्ते में वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ये मेरे लिए ख़ुद बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक नई चीज़ हमें पता चलेगी, इल्म होगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसके बारे में कि भगत सिंह के बारे में हमने पढ़ा है, सुना भी है, सुना बहुत होगा लेकिन पढ़ा शायद उतना बहुत कम है। मतलब वो बाद में जाके आप इंडिविजुअली कोई किताब पढ़ ले तो उसमें आप पढ़ सकते हैं। अपनी वो जो करिकुलम की बुक्स में नहीं हमने पढ़ा, सुना बहुत है। तो अब एक गैलरी उनके नाम की गई है, बल्कि खोली गई है। तो उस गैलरी का थोड़ा सा अहवाल बताएं। आपने तो पैकेज भी उसके पर बनाया, तो क्या चीज़ें हैं वहाँ पर? अच्छा, मैं एक छोटी सी बात इससे पहले करना चाहता हूँ कि हिस्ट्री जो है ना, तारीख़ जो है, उसको उसके सही तनाजुर में देखा जाना चाहिए। ऐसा तो खैर मुमकिन नहीं हो सकता कि गुज़श्ता जो गुज़रे अदवार हैं, जो कदीम अदवार हैं, उनकी 100% एग्जैक्ट हिस्ट्री आपके सामने आ जाए। हाँ, लेकिन अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है
तो फिर जो भी चीज़ आपके सामने आती है आपको उसके बारे में मज़ीद थोड़ी सी जुस्तजू करके जो हकीकत हाल है उसको समझना चाहिए। फिर आप हिस्ट्री के बारे में कह सकते हैं जी कि ये सही वाला मामला ये है। ये नहीं होना चाहिए कि एक शख्स कुछ लूट मार करने के लिए आए और हम उसको अपना एक हीरो बना दें और दरसी कुतब में बगैर तहकीक के शामिल कर लें जी कि उसने ये कर दिया, हालांकि बाद में तारीख ने साबित किया कि वो क्यों आते रहे, सिर्फ इसलिए कि वो हमारा हम मज़हब है। और ये भी नहीं होना चाहिए कि एक शख्स ने अगर बहुत अच्छा किरदार अदा किया, अपनी जान कुर्बान की, तो हम उसकी कुर्बानियों को निगेट करें कि इसलिए कि वो हमारा मज़हब का नहीं है। सो भगत सिंह के साथ यही मामला रहा कि ये तारीख़ का इंडिपेंडेंस जो स्ट्रगल है उसका एक ऐसा बाब है जिसके बारे में बहुत लोगों ने बहुत सुना होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन इसके बारे में इंफॉर्मेशन शायद बहुत कम लोगों के पास होगी। इसी इंफॉर्मेशन को आम करने के लिए जो लाहौर का एक तारीख़ी पूंछ हाउस है वहाँ पर एक भगत सिंह गैलरी कायम की गई है। अच्छा। और ये एफ़र्ट है महकमा इंडस्ट्रीज़ पंजाब की, क्योंकि पूंछ हाउस जो है वो महकमा इंडस्ट्रीज़ पंजाब के उसके अंडर इंतज़ाम है। अच्छा। और मैंने जितना इसके बारे में देखा, रिसर्च किया, तो ये पर्सनल इंटरेस्ट रहा जो सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ हैं पंजाब के डॉक्टर एहसान भुट्टा साहब, हाँ जी, उनका ये पर्सनल इंटरेस्ट रहा है। इससे पहले बहुत अरसा पहले उनसे इंटरेक्शन हुआ था। तो विलियम मोर क्राफ्ट जो शालीमार बाग में वाक़ है उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि वो है क्या, किस शालीमार एक साल में लाखों लोग जाते हैं लेकिन शायद उस पेविलियन की तरफ नहीं गए होंगे। तो उसको थोड़ा सा तजस्सुस में रखते हैं, फिर किसी वक्त उस पर बात करेंगे कि वो क्यों बना और उसकी हैयत क्या है, उसकी साख्त क्या है। वो बड़ा खूबसूरत एक, तो ये उनका पर्सनल इंटरेस्ट रहा। उन्होंने ये मतलब जब ये हुआ तो उन्होंने थोड़ा सा डिस्कस भी किया कि यार ये करना चाहिए, ये भी हमारी तारीख का एक हिस्सा है। तो हमने कहा जी बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि आपको याद शायद हो या ना हो कि कुछ अर्सा पहले जो लाहौर का शादमान चौक है इसका नाम भी भगत सिंह चौक रखने की, तब्दील करने का एक फैसला किया गया था। तो लेकिन क्यों नहीं हुआ वो? इतनी मुखालफत की गई, उसने कहा जी कि देखें ये क्या है, मतलब हम यहाँ पर एक जो कंट्रोवर्शियल हो गया वो मामला। हालांकि इसमें कंट्रोवर्सी वाली कोई बात नहीं थी। मतलब भगत सिंह के बारे में वैसे भी कंट्रोवर्शियल चीजें हमारे सामने आती हैं। मतलब उसके बारे में भी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई कि जनाब नहीं इसके नाम से हमने वो नहीं बनने देना, तो फिर वो मामला टाइम फिश हो गया। अच्छा। लेकिन ये एक बड़ा अच्छा रहा, बल्ला करे ये कायम रह जाए, गैलरी बना दी गई है। अच्छा, अब जैसे आप बोल रहे हैं कि पूंछ हाउस के अंदर ये गैलरी कायम की गई है। पूंछ हाउस इटसेल्फ एक तारीखी इमारत है हमारे लिए, वो भी एक हिस्ट्री का एक अहम पहलू है, बहुत शानदार। तो एक तो उसके बारे में भी आपने बताना है पूंछ हाउस के बारे में। दूसरा ये उसके अंदर क्यों गैलरी कायम की गई है, लिंक क्या है इनका आपस में? अच्छा, अगर आप इजाज़त दें तो थोड़ा सा जो भगत सिंह का बैकग्राउंड है वो बता दूं पूंछ हाउस पर आने से पहले। अच्छा, ये नौजवान जो है ना 1907 में ये जो मौजूदा फैसलाबाद और पहले लालपुर हुआ करता था उसके करीब जड़ांवाला का एक गांव है बंगा। अच्छा। वहाँ पे 1907 में ये नौजवान पैदा हुआ, एक सिख घराने में, जाट सिख घराना था। अच्छा, जब ये सने बलूगत को पहुँचा तो इसके जहन में एक चीज़ बड़ी आती थी कि भाई ये जो खित्ता है इस खित्ते के लोगों के लिए है, तो ये बाहर से जो गोरी चमड़ी वाले आके हुकूमत कर रहे हैं यहाँ पर, ये क्यों हुकूमत कर रहे हैं? अच्छा। मतलब एक ख्याल था उसका, एक जहन में सोच आ गई। और इसका वो बरमला इजहार भी किया करता था और उसको मना किया जाता था कि नहीं आप पकड़े जाओगे, ये हो जाएगा। करते 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 वो एक ना इनकलाबी जो ख्यालात हैं ना वो उसके जहन में वो होना शुरू हो गए। कुछ साथी भी उसको मिल गए और कुछ साथियों के साथ मिलकर उसने मतलब अंग्रेज़ों के खिलाफ एक स्ट्रगल का वो चलाई, हाँ, ठीक है, सिलसिला शुरू किया। अच्छा, इसी में ना नई दिल्ली में जो मरकज़ी लेजिस्लेटिव असम्बली है उसका इजलास हो रहा था गालिबन 1926 या 27, ठीक है। तो इसने अपने साथियों के साथ ना वहाँ एक धुआं फैलाने वाला बॉम्ब फेंका। ये एक इंटीमेशन थी कि भाई हम स्ट्रगल कर रहे हैं इसके ख़िलाफ़, हमारा मकसद आपको नुकसान पहुंचाना नहीं है, लेकिन ये इसको आप इंतबाह समझें और जो इस खित्ते के लोगों का हक़ है आज़ादी वो उनको दें। अच्छा, इस पर मौसूफ गिरफ़्तार हो गए। अच्छा। गिरफ़्तार होने के बाद कुछ अर्सा जेल में रहे तो इनकी ज़मानत हो गई। फिर आता है
1928 साइमन कमीशन आपको याद जी, होगा, जी, उस दौर जी, में आया था यहाँ पर बरसगीर में। अच्छा, उसकी आमद पर ना काफ़ी मुजाहरे हुए हर जगह पर, तो उसमें बहुत सारे जो हिंदुस्तानी थे वो ज़ख्मी भी हुए, कुछ को जानी नुकसान भी पहुंचा, तो इस पर इसको बड़ा गुस्सा आया। तो इसने एसपी अंग्रेज़ था, सैंड्रस उसका नाम था, तो इन्होंने मंसूबा बनाया कि उसको कत्ल किया जाए। अच्छा, तो मंसूबे में कामयाब भी हुए। सही। उस ज़मन में फिर ये अपने दोनों साथियों के साथ गिरफ्तार हो गए। शिव गुरु, राम गुरु और ये तीनों जो अच्छा। हैं, ये गिरफ्तार हुए, इन पर मुकदमा चला और इनको फिर फांसी की सज़ा सुनाई गई। अच्छा, अब आपने ये कहा कि ये पूंछ हाउस में ही क्यों गैलरी पूंछ कायम हाउस की में गई, क्यों उसकी एक गैलरी? वजह ये है कि इन पर जो मुकदमा चला था उसके आखिरी दिनों की जो समाअत है ना, वो पूंछ हाउस में अच्छा, होती रही थी। ओके, यहाँ पर इनके मुकदमे की समाअत होती रही, तो उसी तनाजुर में फिर ये फ़ैसला किया गया कि इसकी जो ये गैलरी है इसको पूंछ हाउस में कायम किया जाए, क्योंकि दोनों चीज़ें रिलेट करती हैं। और इस मुकदमे में मौसूफ़ को साथियों समेत फांसी की सज़ा सुनाई गई और फिर 1931 में इसको फांसी दे दी गई, जो आज मौजूदा शादमान चौक है, अच्छा, यहाँ पर। वहाँ पर इसीलिए कहा जाता था कि इस शादमान चौक को शादमान इसके चौक को नाम से भगत सिंह मंसूब चौक बना कर दिया जाएगा, लेकिन वो नहीं नाम हो जो है सका, वो नहीं तब्दील किया नहीं गया। हो सका। ठीक है, यानी आप ये देखें कि 1907 से 1931 कितने साल बनते हैं तकरीबन, यही कोई 26-27 साल बनते हैं। यानी एक पूरी जवानी में जब बंदा होता है 26-27 साल, तो वो उस अपनी पूरी भरपूर ऐन आलम शबाब में वो फांसी चढ़ गया। तो अब अगर हम इसको किसी कोई और ऐनक लगा कर देखें तो ये फिर हमारा अपना कसूर है। सो इसी तरह जब हम लकीर के उस पार जाते हैं तो वहाँ भी जो मुसलमानों की कुर्बानियाँ हैं आज़ादी के लिए, उनको इस 2014 के बाद से, पहले नहीं, हाँ। 2014 के बाद से उन कुर्बानियों को भी थोड़ा सा नीचे करके दिखाने की कोशिश की जाती है। हालांकि आप कभी जो इंडिया गेट है नई दिल्ली में, उस पर देखें तो वहाँ पर जो आज़ादी की जदोजहद में हिस्सा लेने वाले लोग जो अपनी जान से गए, उसमें मुसलमानों के नामों की अक्सरियत है। अच्छा, ठीक है। यानी जो दीगर मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले उनके नाम तो कम हैं, हालांकि हिंदू आबादी में ज़्यादा थे, लेकिन जो हाँ उनके नाम ज़्यादा हैं उसमें। और जो भारतीय मुसलमान हैं वो इस चीज़ को बहुत, जब भी वो इस हवाले से कोई बात होती तो वो इसको फिर पेश करते हैं कि कभी आप वो जाकर पढ़ें वो जो नाम लिखे हुए हैं उसमें मुसलमानों ने। और फिर आप ये भी देखिए कि 1857 की जो जंग आज़ादी हुई थी तो मुसलमानों और गैर मुसलमानों ने मिलकर लड़ी थी। मंगल पांडे कौन था? बिल्कुल। तो मंगल पांडे किसके पास गया था ये कहने के लिए हमारी सरपरस्ती करें? बहादुर शाह जफर के पास। तो बहादुर शाह जफर ने उसे कहा था कि मैं तो अब खुद एक उज़्वे मुअत्तल हूँ, मतलब मुझे तो कोई वो नहीं। अब उसने कहा नहीं, लड़ेंगे हम ही। अच्छा। आप सिर्फ अपना दस्ते शफकत हमारे सर पर ज़रूर रखें। तो ये कभी आप हिस्ट्री पढ़िएगा कि उससे पहले जो कोई झगड़ा ऐसा नहीं था। 1857 के बाद, 1857 में जब अंग्रेज़ों ने ये देखा था कि हिंदू और मुसलमान मिलकर हमारे खिलाफ जदोजहद करते हैं, तो फिर बाकायदा एक मंसूबे के तहत इनमें उनको अलग किया गया था। मजहबी बुनियादों पर, लिसानी बुनियादों पर मुनाफरत फैलाई गई, सारी चीज़ें जो है ना वो 1857 से ऐसे पहले नहीं मिलता। कई दहाइयों से, सदियों से सब इकट्ठे रह रहे थे ना। तो ये उसके बाद फिर ये सारी तकसीम शुरू हुई है हिंदू और मुस्लिम की, ताकि वही डिवाइड एंड रूल। उस पर ये वो यहाँ पे दो थे, वहाँ पे एक था, फिर अलग अलग किया तो उसने फिर रूल किया ना उन लोगों के ऊपर। अगर 1857 में तो चलो हमने ये किसी ना किसी तरह काबू पा लिया है इस इंडिपेंडेंस, इस जंग आज़ादी पर, तो अगर उसके बाद ये कहीं दोबारा इस तरह का हो गया तो फिर कौन इसका जिम्मेदार होगा? तो ये इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है। सो जिन लोगों ने भी इस खित्ते की आज़ादी के लिए जंग लड़ी है, चाहे वो कोई भी हो, मतलब उसकी कुर्बानियों को एडमिट करना चाहिए। तो ये भगत सिंह भी उसी का एक किरदार है जिसने पूरी जवानी में अपनी जो एक ज़िंदगी है वो उसने, हालांकि वो चाहता तो मतलब वो चुप करके बैठा रहता जैसे बाकी बैठे रहते हैं। हाँ, जैसे हम बैठे हैं वैसे वो भी शायद बैठा रहता, लेकिन नहीं, उसके अंदर की जो एक आग थी वो नहीं उसको बैठने दी। उसके तरीकाकार से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, मतलब हम कह सकते हैं नहीं भाई उसको पॉलिटिकल स्ट्रगल करनी चाहिए, तरीकाकार से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन एम जो है
वो यही था कि भाई जो ये खित्ता है, इस खित्ते हाँ। के बाशिंदों का हक है हुक्मरानी करना, ये गोरी चमड़ी वालों का हक नहीं है कि हम पर। तो ये तो सिर्फ एक किरदार है, ऐसे तो हजारों लाखों किरदार हैं, सैकड़ों किरदार हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी हैं इस खित्ते के लिए, बिल्कुल, ताकि ये जंग आज़ादी के लिए आज़ादी हासिल हो। तो ये भी उसी का एक, तो ये इसलिए पूंछ हाउस में इनकी गैलरी बनाई गई है, इनकी गैलरी बनाई गई है। और उस गैलरी में तकरीबन कोई 60 के करीब तस्वीर हैं, जिसमें इनके वालिदैन की हैं, इनके बहन भाइयों की हैं, इनके दोस्तों की हैं, फिर मुख्तलिफ दस्तावेज़ात हैं। ये भगत सिंह को एक कह ले कि कमरा दिया गया है, गैलरी कायम कर दी गई है ताकि आप पूंछ हाउस देखते हैं। हाँ, तो साथ आपको गैलरी का भी विजिट हो जाए। गैलरी भी आप ज़रूर विजिट करें और देखें, उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करें। सो ये सारा इसका सिनेरियो है। और ये जो पूंछ हाउस है ये भी ये गोथक तर्ज तामीर तो नहीं है, लेकिन ये एक विक्टोरियन और इसका मिला जुला एक वो है, गोथक तर्ज तामीर का है। जैसे ये लाहौर का अजायब घर है, इसको गोथक तर्ज तामीर करार दिया जाता है। ये जो है ये विक्टोरियन तर्ज और कुछ इस तरह, मैं कोई मतलब माहिर तामीरात तो नहीं, लेकिन एक मेरा अंदाज़ा है कि ये इस तर्ज पर इसमें मिला जुला सा मिलता है। मतलब जो लाहौर में आप जितनी अंग्रेज़ों की बनी हुई इमारत देखते हैं तो उसमें इस तरह की मुशाहबत नजर आती है। हाँ। जैसे मुगलों की इमारत में आपको मुशाहबत नज़र आएगी, वैसे इनकी इमारत में भी आपको मुशाहबत नज़र आती। तो ये बजाते ख़ुद एक तारीख़ का बड़ा एक अहम बाब है। और कभी आप सोचिए कि जब 1848 में ये बनाया गया होगा तो यहाँ तो हू का आलम होता हो, बंदा ना बंदे की ज़ात हुआ करती। तो उसने एक अलग मुकाम अपने लिए मुंतखब किया ताकि सुकून के साथ जो है ना वो अपनी वहाँ पर रहाइश पजीर हो सके। तो उसके बाद फिर सिखों का भी आपस में बहुत इख्तलाफ हुआ। रंजीत सिंह तक तो वो भी रूज पर रहे। जब रंजीत सिंह गए तो फिर कौन सा खड़क सिंह और कौन सा सब निकल गए। आखिरी लड़ाई हुई इनकी दरिया सतलुज के पास। तो वहाँ भी 2 सिख सरदारों ने ऐसी गद्दारी की कि मतलब अंग्रेज़ों के साथ मिलकर, आप उनकी आप स्ट्रेटजी देखें अंग्रेज़ों की। वो सिराजुद्दौला वाला मामला देख लें, आप सुल्तान टीपू वाला मामला देख लें, आप सिखों वाला मामला देखें। 2 बड़े सिख सरदारों ने गद्दारी की और गोरों ने सिख फ़ौज को, ये दरिया सतलुज के इस पार लड़ाई हुई थी। यानी पंजाब की जो सरहद है दरिया सतलुज तक थी। जी बिल्कुल, ठीक है ना। भारत में जब आप पढ़ें तो दरिया सतलुज तक थी। तो दरिया सतलुज के किनारे लड़ाई गद्दारी की सूरत में उन्होंने गद्दार पैदा किए और उसके बाद वो सिख सल्तनत का भी यहाँ से खात्मा होगा। खुद ये भी एक दूसरे की गर्दनें काट कर थक चुके थे। मतलब इक़्तिदार की जो जंग थी ना वो उन्होंने इनको भी कमज़ोर कर दिया। जैसे हमेशा होता है, हर अरूज को ज़वाल होता है। यही होता है, ये कह लें कि पॉलिटिक्स में यही सारी चीज़ें चलती हैं। तो बस तारीख का ये होता है कि जो अच्छे काम कर जाता है उसको आप अच्छे नाम से याद करते हैं, जो बुरे काम करता है उसको आप बुरे नामों से याद करते हैं। आज हम उन सिख सरदारों का याद करें जिन्होंने गद्दारी की। आज हम वो मीर जाफ़र को बुरे नामों से याद करते हैं, वहीं पे हम भगत सिंह को जो है ना वो अच्छे नाम से याद करते हैं कि उन्होंने एक बड़ा एक आला किरदार निभाया है तारीख के अंदर। तो जब भी तारीख का आप मुतालिया करें ना, चाहे वो इस्लामी तारीख हो, गैर मुल्की तारीख हो, बिल्कुल गैर मजहबी हो, कोई भी हो, उसको आप वो चश्मा किसी भी लिहाज से ना उतार के, किसी भी पर्सपेक्टिव से नहीं आपने सोचना। एग्जैक्टली। और ये जो भगत सिंह गैलरी, मेरे ख्याल से ये जो तारीख दोस्ती की एक वाज़ेह मिसाल इन्होंने कायम की है। बिल्कुल ठीक है, ये इस चीज को असाइड रख के कि भाई वो मजहबी था या कहाँ से भी उसका ताल्लुक था, ये एक बहुत अच्छी है। और दूसरा हमारे लिए भी एक नया कह ले के मिल गया है मकाम कि हम जाके वहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि लाहौरियों के पास इतनी तफरी की कह ले के एक्टिविटीज के लिए नहीं है ना मकाम, सारी चीजें। हाँ, मतलब तो उसमें इजाफा हो गया है। हिस्ट्री के तौर पे भी अगर देखा जाए ना, ऊपर से जब हमारे यहाँ पे सिख यात्री आते हैं वो भी वहाँ जाएंगे, उनके लिए बड़े अच्छे हैं। ये भी उनका एक विजन था कि जिन्होंने भी इसको रेनोवेट किया या बनाया है कि ये जब बहुत बड़ी तादाद में सारा साल सिख यात्री आते रहते हैं तो यहाँ पर विजिट करेंगे, देखेंगे, क्योंकि ये उनका भी हीरो है। उनका क्या बल्कि हीरो है तारीख में अगर देखा जाए। तो इस नाजुर में और बड़ा इकदाम है कि उन्होंने कहा यार अगर कोई मुखालफाना आवाज़ें भी बुलंद होंगी तो कोई बात नहीं, वो भी कहीं ना कहीं बैठ जाएंगी। तो हमारे साथ सुहेल कैसे साहब मौजूद हैं। हम बात कर रहे थे जनाब पूंछ हाउस के हवाले से, जिसमें भगत सिंह की याद में गैलरी बनाई गई है और वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं सारे मामलात, थोड़ी सी हिस्ट्री को जानने की हमने कोशिश की है। सुहेल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। ब्रेक लेते हैं जी, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं इंटरनेट की बंदिश के हवाले से, क्योंकि इंटरनेट सर्विसेज में बेहतरी से आईटी इंडस्ट्री की भी फिर से बहाली की उम्मीदें हमें नज़र आ रही हैं। चंद महीने से जारी इंटरनेट की बंदिश और सुस्त रफ्तारी से आपको पता है कि मसाइल हुए हैं बहुत सारे, और सैकड़ों फ्रीलांसर्स जो हैं वो बैरून मुल्क चले गए हैं इस वजह से कि यहाँ पर उनका काम नहीं चल पा रहा है। हज़ारों अफराद के जो प्रोजेक्ट्स हैं या कंपनियां हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इंटरनेट की बंदिश की वजह से या सुस्त रवि की वजह से मुतासर हुई हैं। मगर अब इंटरनेट की बेहतरी आईटी से वाबस्ता अफराद के लिए एक मुस्बत कह लें कि रास्ता भी है, और आईटी इंडस्ट्री को सहूलियात देकर हुकूमत अरबों रुपए जो है उसका रेवेन्यू भी कमा सकती है। तो फ्रीलांसर्स जो है वो बंद कमरों में बैठकर किस तरह माहाना कई लाख रुपए कमा सकते हैं। आईटी की फील्ड में हम अब भी भारतीय इजारादारी ख़त्म कर सकते हैं अगर हम अच्छे तरीके से प्लानिंग के साथ चलें, कि अगर हमने इसको बूस्ट करना है। तो इस पर आज हम बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जो है वो स्टूडियोज़ में मौजूद है। आज़म मलिक साहब आईटी एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, और उसके साथ साथ काशिफ साहब है, वो भी आईटी एक्सपर्ट है, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। काशिफ आपको भी वेलकम कहते हैं, और आज़म साहब आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। आज़म साहब, आप ही से स्टार्ट करना चाहूँगी। आईटी इंडस्ट्री की जो सूरत हाल है किसी से भी ढकी छुपी नहीं है, हमसे भी, एक आम शख्स को भी पता है कि आजकल के जो मईशत के मामलात चल रहे हैं, और उसका सबसे जो बड़ा कह लें कि इंटरनेट की बंदिश और सुस्त रवि का शिकार हुआ है, और हमारी आईटी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं तबाह हुई है। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि क्या सोल्यूशंस हैं हमारे पास, हम इसको किस तरह दोबारा से इसका रिवाइवल कर सकते हैं इसको? जी बहुत शुक्रिया अमनी भाई। असल में तो जो नुकसान हो चुका है उसकी भरपाई अभी नहीं हो सकती, वो इतना ज़्यादा है कि मैं समझता हूँ हमारे नौजवानों ने, पाकिस्तानी यूथ ने दुनिया भर में जो फ्रीलांसिंग में चौथी बड़ी कम्युनिटी का आज़ाद हासिल किया था, जिसका क्रेडिट उन्हें खुद ही जाता है। ट्रू, कि उन्होंने कोरोना के दिनों में खुद ही सीखा, खुद से अपना रास्ता तलाश किया। तो बजाय उन्हें हम सपोर्ट देने के, हमने नेट की बंदिश से उनका जो सफ़र है उसमें मुश्किलात हमने खड़ी की, और अल्लाह करे कि जिस तरह अभी अच्छा हुआ है इस तरह अच्छा रहे और उनको मैसर रहे ये सहूलत, क्योंकि दुनिया भर में ये साबित हो गया है कि अभी इंटरनेट के बगैर या टेक्नोलॉजी के बगैर कोई चीज़ तरक्की नहीं कर सकती। तो हम भी लाहौर में एक फ्यूचर फेस्ट के नाम से इवेंट कराते हैं, दुनिया की पाकिस्तान की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, वो कल से होने जा रही है एक्सपो सेंटर में 24, 25, 26। पिछले साल 3 लाख लोगों ने अटेंड की थी, नौजवानों ने। अच्छा, वो 3 लाख नौजवान इसी उम्मीद से आए थे कि दुनिया भर से इन्वेस्टर आ रहे हैं, हम उन्हें मिलेंगे, हमें बिजनेस मिलेगा। लेकिन बिजनेस तभी मिल सकता है अगर इंटरनेट स्टेबल हो। ठीक है। अच्छा, लोग कहते हैं कि आपके जो नौजवान सलाहियत में ये इंडिया और बांग्लादेश किसी से भी कम नहीं है, लेकिन आपके यहाँ इंटरनेट नहीं आता, उन्हें काम देते हैं तो टाइम पे वो हमें करके नहीं पहुँचा पाते, जिनमें उनका ज़ाती कोई कसूर नहीं होता। तो ये बड़ा अहम आपने नुक्ता उठाया है, आपके टीवी ने भी, आपका शुक्रिया कि इसकी ज़रूरत थी आवाज़ उठाने की, कि कुछ भी हो आईटी के हवाले से तो मुल्क में एमरजेंसी नाफज हो जानी चाहिए। अच्छा। कि लोगों को शार्ट कोर्सेज सिखाए जाएँ। ठीक है। और जब शार्ट कोर्सेज सीखेंगे मुल्क में रेवेन्यू आएगा, तो एक ही तरीका है कि $3.5 बिलियन की जो एक्सपोर्ट आईटी की, ठीक है, उसको डबल इसी तरह हम कर सकते हैं कि हमारा इंटरनेट स्टेबल हो। अगर ये नहीं होगा तो वो तो पहले से भी नीचे गई है बहुत ज़्यादा। तो अभी अगर स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए आज़म साहब, तो लगभग कितना नुकसान हमारा आईटी इंडस्ट्री का हुआ है अगर ये अभी रिसेंटली बात की जाए तो? अच्छा, मैं अगर रफली कहूँ ना जी दादा, तो मुझे लगता है कि जितने लोगों को मैं मिल रहा होता हूँ, मुझे तो लगता है कि आधे लोग मुतासर हो गए इससे ना, क्योंकि वो कह रहे हैं हम टाइम नहीं दे पाए, तो उन्होंने कोई इंडियन कंपनी से रब्ता कर लिया, कोई बांग्लादेश से काम करवा रहे हैं, बल्कि फाइवर जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे उन्होंने लिख दिया कि पाकिस्तानी नौजवानों से आप काम ना करवाएं, क्योंकि टाइम पे डिलीवर नहीं हो रहा। प्रॉब्लम है। हाँ। तो ये बहुत बुरी एक रेपुटेशन है, जी। जो कि हमें इस वजह से मिली, वरना तो हमारे नौजवानों की पूरी दुनिया तारीफ कर रही होती है। मैं अभी सऊदीया गया था, तो सऊदी कंपनीज पाकिस्तानी नौजवानों की सलाहियतों के मोतरफ है। अच्छा। लेकिन उनका भी कहना था कि उनका बच्चों का काम बहुत अच्छा है, सलाहियत बहुत है, लेकिन वहाँ पे इंटरनेट उस तरह से नहीं होता जिस तरह बाकी मुल्क में हमें मिलता है। और इनडायरेक्टली हालांकि उनकी भी इसमें कोई कह लें कि गलती नहीं है कि इंटरनेट हुकूमत की तरफ से या बाकी मामलात की तरफ से सुस्त रवि का शिकार होता है, और हमारी जो नौजवान नस्ल है उसको भुगतना पड़ रहा होता है कि उनकी प्रोजेक्ट्स चले जाते हैं। बहुत सी कंपनीज़ हैं जो उन्होंने इंडिविजुअली स्टार्ट की हुई एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ गए हैं, और वो उनको नुकसान पहुँच रहा है। तो काशिफ साहब, आप क्या कहेंगे कि किस तरह हमारे पास कोई इकनॉमिक रिवाइवल प्लान है कि हम इसको दोबारा से इन तमाम तर चीज़ों को कह लें कि बैक पे लेके जा सके, और जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर सके, कि ये अब जो हो गया वो हो गया, उसको छोड़ के अब आगे निकलना चाहिए हमें? देखिए मुनीबा, बात ये है कि अब
कैसे आप बैक पे तो नहीं जा सकते ना, हमें तो कोई टाइम मशीन चाहिए। नहीं तो इतने लोग हमारा मतलब अपना मुल्क छोड़ के चले गए हैं कि यहाँ पे काम नहीं है, अब हम बाहर जाके काम कर सकते हैं, तो ये भी तो प्रॉब्लम है ना। लास्ट टाइम जब ये इंटरनेट में मसले आए हैं बहुत हैवी लेवल पे जी, तो मेरे एक दोस्त था, ऑन द स्पॉट बैठे हुए उसने अपने उसको कहा एजेंट को मेरी टिकट बुक करो, अच्छा, आई एम गोइंग टू लीव पाकिस्तान। और मैं वहीं पे था, मैंने कहा क्या कर रहे हैं, कहते यार मेरा दुबई का ऑफिस था बट अब मैं उसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करूंगा। सही। ऑफिस एग्जिस्ट करता था, ठीक है। माइंड बना लिया उसने कि मैंने वहाँ जाना है। इसका क्या मतलब है, आप समझते हैं कि जितनी इंटरनेट पे और ई कॉमर्स के ऊपर मसाइल हैं हमारे, और टैक्सेस हैं, हिडन भी हैं, और सामने मतलब कुछ ऐसे, अब उस चीज़ में आपका पैसा आपके मुल्क में आएगा, रेमिटेंस कभी भी आएगी, नहीं, कभी वो भी वही नहीं आएगा। पैसा दुबई में रखेंगे। हाँ जी, तो ऐसे ही है, काम true। पाकिस्तानी टैलेंट कर रहा, टैलेंट दुबई चला गया या बाहर चला गया, बाहर जाकर उन्हीं के बैंक में पैसा रखा, आपके मुल्क में कुछ नहीं। हम बातें करते हैं $25 बिलियन का हदफ, दिस इज ट्रू। $25 बिलियन का हदफ कैसे पूरा होगा कि जब आपके पास इंटरनेट की बंदिशें, अब फिर आ रहे हैं मसले। अब देखें व्हाट्सएप पे भी मसले आए, मैंने परसों तरसों ऑब्जर्व किया है। जी जी, व्हाट्सएप पे भी प्रॉब्लम आ रही है। व्हाट्सएप एक बहुत बड़ा जरिया है आपका कम्युनिकेशंस का, फाइबर तो बाद में आता है ना। तो जैसे आजम साहब ने कहा है कि उन्होंने जी लिख के लगा दिया है तो आहिस्ता आहिस्ता सब चले जाएंगे। अच्छा, तो आपकी मुल्क में आईटी प्रमोट नहीं होगी, वो डीमोट होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ द रूट कॉज के आपका नेट ऐसे ही हमारे लिए इस वक्त इम्पोर्टेंट हो गया है जैसे हम सुबह सुबह घर से नाश्ता करके तैयार होकर निकलते हैं। तो अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप समझ लें आप हालांकि स्टोन एज में चले गए बाकी हैं। दुनिया में तो ये मामलात होते हैं कि उनको जी। जब पता चल जाता है कि हमारा ये एक सेक्टर है, इसकी वजह से हमारी मईशत का पहिया चल रहा है, जी। या वो हमें इक्विप्ड कर उसको सकता है, तो करते हैं। उसको मजीद फैसिलिटेट करने की कोशिश की जाती है। जी। यहाँ पर हमारे मामलात ये हैं कि जहाँ पे पता चलता है कि अच्छा ये एक सेक्टर है जो कि इक्विप्ड हो रहा है या तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है, उसी को आप जो है ना खत्म वो कर देते हैं। डिमोटिवेट करना शुरू कर देते हैं, तबाह करना शुरू कर देते हैं। देखिए अब मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हमारे पास मुल्क में रेमिटेंस लाने के बहुत सारे जरिए हैं, आप कर सकते हैं। ये आपकी दुनिया अब कहती है कि हम तीसरे से चौथे नंबर पे आते हैं, हमारा टैलेंटेड रिसोर्सेज तो पैदा करने हैं ना, आपने ज़राए पैदा करने हैं। अब इस वक्त इतना टैलेंट है हमारे मुल्क में और इतने वेज हैं कि आप मतलब जिस तरह अब मैंने बताया, इन्होंने बताया कि फ्यूचर फेस्ट हो रहा है, ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है। ठीक है। 300 आपके गोरे आ रहे हैं आपके मुल्क में, रेमिटेंस आएगी, अच्छा। डॉलर आने के लिए तैयार है। सही। आप मतलब गवर्नमेंट मिलके ये काम करे ना, ये प्राइवेट सेक्टर क्यों कर रहा है? ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि प्रमोट करे। अब गवर्नमेंट क्या करेगी कि अगर वो आपको एक्सपो सेंटर भी देती है, पैसे पूरे लेगी। अच्छा, मतलब आप देखें कि प्रमोशन कितनी हो रही है। आप एक चीज को मैकेनिज्म को करें तो सिर्फ इंटरनेट मसला नहीं है, पॉलिसी मैटर भी है। अच्छा, कि अगर पॉलिसी आप अच्छी बना लें तो इस तरह के फेस्टिवल जो हो रहे हैं ये और होने चाहिए, गवर्नमेंट लेवल पे होने चाहिए, पूरी सपोर्ट होनी चाहिए। तो अगर फर्ज करें कि आज इस फ्यूचर फेस्ट को गवर्नमेंट सपोर्ट कर देती है, आपको मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये कहाँ से कहाँ रेवेन्यू आपका जाता है मुल्क का। और उस जगह पर जहाँ पे सॉफ्टवेयर का इतना काम होना है, ई कॉमर्स का इतना काम होना है, तो फायदा तो मेरे मुल्क का ही होना है ना। तो अगर इंडिया ये काम कर रहा है तो और हम क्यों नहीं एक कर सकते? एक कंपनी बैठ के वो ये सिस्टम बना रही है और आपको एक फेस्टिवल दे रही है, तो ऐसे और फेस्टिवल्स आने चाहिए जिससे कि अल्टीमेटली आपके मुल्क की जो Economy जो जीडीपी है ना, है, हाँ। मुनीबा कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है। लेकिन अल्टीमेटली हमें सीरियस एटीट्यूड चाहिए। हम नेट ही नहीं चला पा रहे तो क्या होना है? अब हम मतलब काम कहाँ से जी, करेंगे? अब ये होता है, यकीन करें कि वो जो फॉरेनर्स आ रहे हैं और सऊदीज़ भी आएंगे, अब उनको मुझे लगता है कि क्या हम जवाब देंगे कि अगर ये सवाल उठ जाता है कि भाई आपने इतना बड़ा फेस्टिवल करवा लिया, फलाना भी हो गया, वो भी हो गया, वो भी हो गया, तो अब आपके मुल्क में इंटरनेट है? जवाब क्या है हमारे पास? आपके पास क्या जवाब है? हम लोग करेंगे क्या? हमें पता ही नहीं है ना, हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि अगले लम्हे इंटरनेट होगा कि नहीं होगा, हमें पता ही नहीं है ना। यही तो मसला है कि देखिए ये ना, अगला मिनट बंद ही ना हो जाए, जो शार्क्स हैं हमारी तारी ना खा रहे हमारे इंटरनेट की। फिर बात ये, फिर जवाब ये दिया जाता है मैं बुलाता हूँ बाहर से बंदे हमारे मुल्क में, इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, हमें डर लगा रहेगा, यकीन करें कि अगर वो हमारे नेट को यूज करें, वो कहेंगे भाई आप कहते हैं मुल्क में आके हम आपके इन्वेस्टमेंट करें, आपके मुल्क का तो नेट ही नहीं चल रहा, हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं।
वहाँ क्या जवाब आपके पास और हमारे पास। लेकिन ये जिस तरह आप बता रहे थे कि ये फेस्टिव आ रहा है, फ्यूचर फेस्ट है जिसको करा रहे हैं, उससे जो हमारी नौजवान नस्ल है, ये बिल्कुल जो लाहौर में रहने वाले जो IT एक्सपर्ट्स हैं या जो बच्चे हैं जो कि फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं, उनके लिए इसमें क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, वो क्या हासिल कर सकते हैं इस फ्यूचर फेस्ट जी, बहुत अच्छा अभी आपने सवाल किया कि ये हमारा चौथा फ्यूचर फेस्ट होने जा रहा है। लास्ट ईयर जो जनवरी में हुआ था उसमें 3 लाख लोग आए थे नौजवान। अच्छा। और उनके लिए फ्री क्लासेस थी, राउंड टेबल्स हो रही थी, मेन हॉल में कॉन्फ्रेंस हो रही थी। ओके। और दुनिया भर से इन्वेस्टर आए हुए। अभी कल शुरू होने जा रहा है 24, 25, 26। सारे नौजवानों से मैं कहूँगा कि ज़रूर आएँ। अच्छा, ये बताना पड़ेगा कि एक्सपोज कितने ज़रूरी हैं किसी भी मुल्क में कारोबारी सरगर्मी को जनरेट करने के लिए। अच्छा, चाइना को पता है, तो इसीलिए दुनिया की सबसे बड़ी एक्सपो चाइना में होती है। तो मैं तो चाहता हूँ कि हर शहर में एक्सपो होनी चाहिए, सही, IT के खास तौर पे, ताकि दुनिया से लोग आए। अब जो भी इन्वेस्टर पाकिस्तान में आए हुए हैं, अभी सुबह ही एक नॉर्वेजियन कंपनी आई है। अच्छा। तो वो ये सोच के आए हैं कि हमारे पास बिजनेस है, इनके पास स्किल है। ओके। तो जो स्किल्ड यूथ हमारे पास है, दुनिया की बड़ी तादाद हमारे पास है, उससे ही हम फायदा उठा सकते हैं ना। तो सब नौजवान वहाँ आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। इस दफ़ा पहली दफ़ा हमने छोटे कारोबारों को भी फिजिकल स्टॉल लगाए। अच्छा। कि अगर 3 लाख नौजवान या 3 लाख लोग आ रहा है फुटफॉल, तो वो छोटे कारोबारों को, स्टार्टअप्स को भी फ़ायदा दे। जितने भी टेक स्टार्टअप्स हैं उनके लिए हमने फ्री स्पेस रखी है कि वो शोकेस कर रहे हैं अपनी अपनी सलाहियत, अपने प्रोजेक्ट्स। और जो भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर आ रहे हैं वो, और यहाँ की कंपनी आ रही हैं, वो उन्हें देखते हैं। लास्ट ईयर एक तजर्बा किया आज़ाद चाय वाले ने हमारे इवेंट पे, फ्यूचर फेस्ट पे। अच्छा। उसने कहा 50 वाइट शर्ट्स मुझे मंगा दें। सही। और उसने कहा कि जो मेरे साइनों से शर्ट लेना चाहता है बच्चा आ जाए, 500 रुपए की शर्ट है। तो लाइनें लग गई। उसने कहा एक शर्त है, जिसको वाइट शर्ट पहनाऊंगा ऊपर लिखूंगा कि तुम क्या चाहते हो। एक बच्चे ने कहा जी, आई एम ग्राफिक डिज़ाइनर और मैं 50,000 रुपये की नौकरी ढूंढ रहा हूँ। उसने शर्ट पे लिख दिया। अच्छा। तो उसने कहा 50 लोगों ने इसी तरह घूमना है। अच्छा। और शाम को 50 बच्चों को जॉब्स मिल गई थी। क्या बात है। एक बच्चे लिखा हुआ है, मैं ग्राफिक डिजाइनर, आई एम सीकिंग ए जॉब ऑफ 50,000 रुपीज। ओके। तो एक कंपनी के स्टाफ से गुजरा, उन्होंने कहा हम ढूंढ रहे हैं बेटा, इधर आओ, इंटरव्यू हुआ। तो सिर्फ मांगने की जरूरत है। मैं नौजवानों को कहूंगा कि अपना रास्ता खुद तलाश करें, जो स्किल है उसको बताएं लोगों को, उसकी मार्केट करें। सही। और अभी तो इतना आसान है सोशल मीडिया पे अपने आप को, अगर आपको कुछ आइडिया है तो आज ही डालें सोशल मीडिया पे, शाम तक आपको उसके कदरदान इन्वेस्टर मिल जाएंगे, वो मिल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये आप क्योंकि काफ़ी सालों से कर रहे हैं, तो कभी हुकूमत के साथ इंटरैक्ट या उनके साथ कोलैब करने की कोशिश नहीं की, या उनसे बात करने की कोशिश नहीं की कि इसको मज़ीद मैसिव लेवल पर लेके जाना चाहिए इस तरह के फेस्टिव को, ताकि हमारी IT इंडस्ट्री को बूस्ट मिले? अच्छा, हम हमेशा ही कोशिश कर रहे होते हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन की, उनसे सपोर्ट मिलती भी है पार्शली हमें। अच्छा। लेकिन कभी उस तरह की अहमियत नहीं। अगर पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा इवेंट फ्यूचर फेस्ट ही है और वो एक कंपनी और मेरा बेटा कर रहा है जो भी 27 साल का है, तो उसको क्यों ना सहूलत दी जाए, उससे पूछा जाए तुम्हें क्या चाहिए। और एक्सपो सेंटर का किराया करोड़ों में है। अच्छा। और उस पर भी 20% एक्स्ट्रा लेते हैं। ओके। तो अगर कोई नौजवान इस तरह का इवेंट कराना चाहे तो कोई ऐसी जगह नहीं है, तो उन्हें तो चाहिए कोई फ्री जगह दे गवर्नमेंट कि आप यहाँ करें, आप दुनिया भर से लोगों को बुला रहे हैं। तो इतना बड़ा इवेंट क्यों आज तक गवर्नमेंट नहीं कर पाई? क्योंकि कुछ ना कुछ कमी है हमारे इदारों में, वो समझ नहीं पा रहे। तो अगर एक कंपनी इतना बड़ा इवेंट करती है, भले वो प्राइवेट है, वो इससे इनकम जनरेट भी कर रही है, लेकिन मुल्क का कितना फ़ायदा हो रहा है। तो मेरा तो ये मानना है कि जहाँ भी 3 लाख लोग जमा होंगे, वैल्यू ऐड होगी एक दूसरी शख्सियत में, लोग एक दूसरे सीखेंगे, बिजनेस टाइज बनेगी। और जो बच्चा इस तरह की कॉन्फ्रेंस देख लेता है इंटरनेशनल लेवल की, वो पहले जैसा नहीं रहता, उसका एक्सपोजर बढ़ता है, तो वो उसकी कैपेसिटी भी बढ़ती है कमाने की। तो आप भी जरूर तशरीफ लाएं, जो सुन रहे हैं 24, 25, 26 एक्सपो सेंटर लाहौर में, और देखें कि दुनिया भर में से किस तरह से IT कंपनी आई है और हमारे नौजवानों ने कितने अच्छे और उसमें ऑब्वियसली आप लोगों को रोजगार भी मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी वहाँ पे कि आप उनके साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, आप जॉब सीकिंग कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये एक अच्छा मेरे ख्याल से प्लेटफॉर्म होगा आपके लिए, एक अपॉर्चुनिटी है कि आप वहाँ जाके अपना जो स्किल्स है उसको कह ले के शोकेस कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा मैं काशिफ साहब आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह पिछले काफ़ी महीनों से ख़ास तौर पर ये इंटरनेट का प्रॉब्लम रहा है, जैसे आप भी बता रहे थे कि आपके भी दोस्त चले गए, दुबई चले गए, इस तरह सैकड़ों हमारे जो फ्रीलांसर्स हैं या फिर नौजवान हैं वो बाहर चले गए हैं कि उनका यहाँ पे काम नहीं चल रहा है इंटरनेट की वजह से। तो फौरी तौर पर आपको क्या लगता है कि हुकूमत को ऐसे कौन से इनिशिएटिव्स लेने चाहिए ताकि जो ऑलरेडी बाहर हमारी क्रीम चली गई है IT की, उसको दोबारा से वापस लेके आए ताकि यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हो? ऐसा हो सकता है? क्या पॉसिबल है? पॉसिबल है, लेकिन पहले कैलकुलेट करें ना नुकसान कितना हो रहा है। 8 से 10 लाख पर आवर इनटू
24 आवर्स इनटू 13 डेज, जितनी देर चोकिंग रहेगी। अच्छा। तो इतना बड़ा नुकसान है उन लोगों को। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रस्ट जो लेवल ख़राब हुआ है पूरी दुनिया में, इवन हमारे अपने नौजवानों का भी है, उनका भी तो बहाल करें कि वी आर डूइंग दिस, आप हमारे पास ये मैकेनिज्म है, हम ये काम कर रहे हैं, देखिए हमने ये काम इतना कर दिया। जब वो ट्रस्ट आपका बहाल होता है फिर वो वापस आते हैं। तो एक वैसे अमूमन तो यही कहा जाता है जो गया उसको वापस लाना बहुत मुश्किल होता है, उसकी सोच को वापस लाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये कोई इतना आसान नहीं है। हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम कुछ ऐसा काम ना करें, कोई ऐसा हमसे हो ना जाए मामला जिससे कि चीज़ हमारे हाथ से निकल जाए, क्योंकि वंस मुनीबा हाथ से कुछ चीज़ निकल जाए तो ये आपको भी पता है दुनिया का एक सिस्टम है, इट्स गॉन। वो वापस लाना आप कितना कौन को करेंगे। फिर आपको देखें ना, कहते हैं इज्जत बनाने में बहुत टाइम लगता है, जाना मिनट, जाने में 1 सेकंड लगता है। तो ये वही हिसाब है कि अगर कोई चीज़ यहाँ से चली गई, अब आपने उसको वापस लाना है तो उतना ही हार्ड टाइम है। फिर आप उनको इनिशिएटिव्स दें, सही। आप पहले बताएं कि जी हम ये कर चुके हैं। अच्छा। इनिशिएटिव्स दें, इनिशिएटिव दे के उनको वापस लेके आए। इनिशिएटिव में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आईटी को प्रमोट करने के लिए मेरी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि ई कॉमर्स पे जो टैक्सेस हैं ज़रूर लें, लेकिन उतने लें जितने एक बाहर की दुनिया में एक सिस्टम चल रहा है। अच्छा। या उनसे थोड़े से ज़्यादा बेनिफिट दें। देखिए ना, फ़र्ज़ करें मुझे आपसे बेनिफिट होगा, मैं आपकी तरफ आऊँगा, मुझे इनसे बेनिफिट होगा, मैं इनकी तरफ जाऊँगा। तो वाई नॉट कि गवर्नमेंट कहे कि भाई मेरी क्रीम जो बाहर जा रही है इसको लाने के लिए वो उसको टैक्स में अच्छा खासा रिलीफ दे, ताकि बंदे सोचने पे मजबूर हो। देखिए पर्सनल फ़ायदा आएगा तो आप सोचेंगे ना। तो फिर ऐसा काम ये करें कि टैक्स को बहुत कम लेवल पे ले आएँ, ताकि वो नाराज़ लोग जो बाहर गए वो वापस आएंगे। नहीं यार मुझे इधर फ़ायदा है तो फ़ायदा देंगे, तो फिर वापस आएंगे ना सर। तो ये मेरी सोच है कि टैक्स को इमीडिएटली ई कॉमर्स में कम कर दो। अच्छा। इतना कम कर दो कि सोचने पे मजबूर हो जाए वो बंदा जो दुबई गया है, वो बंदा जो आपका मुल्क छोड़ के गया है कि नहीं यार मैं अगर पाकिस्तान जाता हूँ तो मुझे इतना फ़ायदा होगा, तो फिर पाकिस्तान में रीबिल्डिंग स्टार्ट होगी। अच्छा, मतलब टैक्सेस की जो है ना रेशो उसको कम करते हैं। ये फिलफॉर हमारे पास कह लीजिए तजवीज़ है या एक सोल्यूशन है कि अगर जो क्रीम हमारी बाहर जाती जा रही है, आईटी से रिलेटेड जो बच्चे जो फ्रीलांसर्स बाहर जाके काम कर रहे हैं, अपनी स्किल्स वहाँ पर दिखा रहे हैं और वहाँ पर पैसे कमा रहे हैं, उनको वापस लेकर आने का एक यही हल है या यही तजवीज़ है जो हमने आपके साथ शेयर की है। हमारे साथ काशिफ साहब मौजूद थे, आजम साहब मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप दोनों यहाँ पर आए और IT इंडस्ट्री के हवाले से हम बात कर रहे थे। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।